अद्विजय बोला, तुम्हारे अच्छे लगने से और न लगने से ये दुनिया नहीं चलती है मिस्टर अग्नि रावत। अगर आज मैंने अपना स्पर्म डोनेट नहीं किया होता तो तुम इस दुनिया में नहीं आते। इस बात पर अग्नि ने अद्विजय को घूर कर देखा। इस बार उसकी आंखों में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, क्योंकि अग्नि को अभी तक विराज ने इस तरह की नॉलेज नहीं दी थी। अद्विजय अचानक मुस्कुराया। उसने भी इससे आगे की जानकारी अब भी अग्नि को देना सही नहीं समझा। अद्विजय अग्नि को अपने स्टडी में रूम में लेकर आया और उसे वहीं बैठने के लिए कहा। अग्नि चुपचाप स्टडी रूम में बैठा रहा। कुछ देर बाद अद्विजय ने अपना लैपटॉप लिया और अग्नि को अपने साथ लेकर ऑफिस चला गया। ऑफिस में अद्विजय ने एक मीटिंग ली तो मीटिंग के बीच भी अग्नि एक चेयर पर बैठा था। उसने अपनी दोनों बाजू को फोल्ड किया हुआ था। वो भी वहां बैठे किसी भी इंसान से ज्यादा अद्विजय की बातों पर फोकस्ड था। सबने अपने अपने सजेशन अद्विजय के सामने रखे। इस बीच अग्नि भी खड़ा हुआ। अचानक एक आदमी ने पूछा, मिस्टर रावत, आप इस बच्चे को अपने साथ क्यों लेकर आए हैं? जहाँ तक हमें पता है आपकी तो शादी तक नहीं हुई है। और फिर ये बच्चा। अद्विजय मुस्कुराया और बोला, सॉरी बट मिस्टर अहलावत, एक्चुअली आई हैव ए ब्यूटीफुल वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। आई मीन ट्विंस मीट माई सन अग्नि रावत। ये सुनते ही वहां बैठे सभी लोग शॉक रह गए। उन्होंने कहा, क्या आपका बेटा है? यकीन नहीं होता आपने शादी भी कर ली। मिस्टर रावत, आपने तो किसी को पता भी नहीं चलने दिया। क्या ये लव मैरिज है? अगर हाँ तो कैसे टकराए आप मिसेस रावत से? अद्विजय मुस्कुराकर बोला, ये एक लंबी कहानी है। सभी जाकर फिर अग्नि से मिलने लगे। किसी ने हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो किसी ने हाथ जोड़कर अग्नि से मिलने की कोशिश की, मगर अग्नि ने किसी से मिलने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मगर कोई भी इस बात से नाराज नहीं हुआ। कोई भी अग्नि को मन में भी मैनरलेस कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि अग्नि में एटीट्यूड था जो उसको अपने डैड से विरासत में मिला था। अद्विजय भी उन्हीं लोगों को इतनी इज्जत देता था जो उससे ज्यादा कामयाब हो, या फिर वो जो किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व ना हो। मगर अद्विजय के सामने हमेशा वही लोग आए जो किसी न किसी गलत काम में इन्वॉल्व थे, और आज तक अद्विजय का सामना एक ऐसे इंसान से नहीं हुआ था जो कि उससे ज्यादा सक्सेसफुल हो। ऑफिस में अग्नि के एटीट्यूड को देखने के बाद अद्विजय उसे अपने सीक्रेट चैम्बर में ले गया और वहां पर कैद कई लोगों को दिखाकर अद्विजय ने अग्नि को टेस्ट किया कि क्या अग्नि लोगों को तड़पता देख दुखी होता है या नहीं। मगर अग्नि तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस तरह तड़पते हुए लोगों को देखना उसके लिए काफी आम था। अद्विजय ने अचानक अग्नि से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? तुम्हारी इंटेलिजेंस को देखते हुए लगता है कि तुम माफिया वर्ल्ड में जाना चाहोगे। इस पर अग्नि बोला, बिल्कुल नहीं। इस सब में हमेशा बुरे लोग शामिल होते हैं और वो मासूम लोगों को अपना निशाना बनाकर आखिर में उस सीढ़ी तक पहुंच पाते हैं। अद्विजय मुस्कुराते हुए बोला, क्या होगा तुम्हें किसी गलत इंसान का इलाज करना पड़े जिसने बहुत से लोगों की जान ली है। मैं इस तरह का एक जहर चाहता बनाना चाहता हूँ जिसका कोई एंटीटोड ना हो, और मैं उन बुरे लोगों को उस जहर को देकर ऐसी मौत मारूं जिस मौत को देखकर ही कोई बुरा काम करना ही छोड़ दे। ये सुनकर अद्विजय शॉक रह गया। अभी और न जाने उसे अपने बेटे से कैसी खतरनाक बातें सुनने को मिल सकती थीं। अग्नि ने कहा, मिस्टर रावत, आपकी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई हो तो क्या मैं स्कूल जा सकता हूँ? ये सुनकर अद्विजय ने अपनी की वॉच में टाइम देखा और बोला, 1:09 बज रहे हैं और तुम्हें अब स्कूल जाना है। 1 घंटे बाद तो वैसे भी छुट्टी ही हो जाएगी। इस पर अग्नि बोला, कोई बात नहीं, फिर भी मैं स्कूल जा सकता हूँ। आप मुझे प्लीज छोड़ दीजिए। ये सुनकर अद्विजय ने ड्राइवर से कहा कि वो अग्नि को स्कूल छोड़ दे। अग्नि ड्राइवर के साथ स्कूल चला गया। वहीं अब अद्विजय अपनी दादी की हवेली पहुंचा। उसे पता चल चुका था कि सिया ने जो सब कुछ किया उसमें दादी का भी हाथ था। हवेली के हॉल में डॉक्टर विराज सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। दादी अचानक अद्विजय के सामने आई और बोली, अद्विजय, ये है विराज, विराज रावत, तुम्हारा भाई। दादी, मेरे डैड की सिर्फ एक ही औलाद है। अद्विजय कोल्डली बोला। ये सुनते ही दादी बोली, हाँ,
लेकिन मेरे छोटे बेटे की भी एक औलाद थी, इस बारे में मुझे अभी पता चला। अद्विजय, ये तुम्हारे चाचा चाची का बेटा है। अद्विजय अपने चाचा चाची का जिक्र सुनते ही वो गुस्से से खोलने लगा। अद्विजय ने अचानक गुस्से से विराज को देखा। विराज मुस्कुराते हुए बोला, भैया, आपसे मिलकर मुझे काफी खुशी हुई। मैं जानता हूँ मेरे मॉम डैड ने आपके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। विराज ने फिर अपने मन में कहा, बल्कि इससे और ज्यादा बुरा आपके साथ करूंगा। इसी बीच अद्विजय ने दादी से कहा, दादी। दादी अद्विजय की बात को बीच में काटते हुए बोली, अद्विजय, अब तुम्हारा छोटा भाई वापस आ गया है, तो क्यों ना हम रावत इंडस्ट्रीज की बागडोर इसके हाथ में सौंप दें? ये सुनकर अद्विजय बोला, दादी, आप किस बारे में बात कर रही है? क्या भूल गई? क्या आपके बेटे की वजह से एक बार क्या हुआ था? आप सब कुछ खो बैठी थी। ये सुनते ही दादी को वो वक्त याद आ गया जब कई महीनों के लिए अचानक राजवीर गायब हो गए थे। इस वजह से रावत इंडस्ट्रीज एंड रावत ग्रुप बर्बादी की कगार पर आ गए थे। तभी अद्विजय आया था सब कुछ बचाने। दादी ने उसे लगभग भीख मांगी थी कि वो उसके बिजनेस को संभाल ले। दादी ने वो सब याद करके कहा, हाँ, मैं जानती हूँ तुमने सबके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन तुम्हारे छोटे भाई का क्या? उसे भी तो कुछ मिलना चाहिए। 50% शेयर्स विराज के नाम कर दो। ये सुनते ही विराज मुस्कुराते हुए बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी दादी, आप इस महीने तीर्थ यात्रा पर जा रही हो, उस पर ध्यान दो। फिर अद्विजय मुस्कुराते हुए विराज से बोला, मिस्टर विराज रावत, जो तुमने मेरे बेटे के साथ किया है, उसके बाद तो तुम्हें मैं सिर्फ बदले में मौत देना चाहता हूँ, लेकिन तुमने मेरे बेटे को पाला, इसके लिए मैं तुम्हें। अचानक विराज ने अपना हाथ अद्विजय के कंधे पर रखा और बोला, भाई, यहाँ से उसे ले जाना मेरी मजबूरी थी। सिया ने मुझसे कहा कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो उसके लोग हमारे अग्नि की जान ले लेते। अग्नि अद्विजय के साथ ऑफिस से स्कूल चला गया था और इस वक्त अग्नि धानी के पास ही बैठा था। धानी ने अग्नि का हाथ पकड़ा था और वो उसे अपने बचपन की बहुत सारी बातें बताती है और बोलती है, भाई, पता ही नहीं चलता ना, बचपन जब बीत जाता है। अग्नि ने उसे एक लुक दिया और बोला, तुम अभी भी बचपन में हो। धानी ने कहा, अरे नहीं भैया, अब मैं बहुत स्मार्ट हो गई हूँ। अब तो मुझे हर काम में मम्मा की भी जरूरत नहीं पड़ती। मुझे पता है कि मम्मा डैडी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें एक दूसरे के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। और अगर उन्होंने एक और बेटी को जन्म दे दिया तो? अग्नि बोला। ये सुनते ही धानी ने कहा, नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा। जब मम्मा के पेट में बेबी होगा तो मैं भगवान से प्रे करूंगी कि उस बेबी को एक बेबी बॉय बना दे। मुझे बस भाई ही अच्छे लगते हैं। अग्नि बोला, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। धानी उसका विरोध करते हुए बोली, लेकिन भैया, भगवान मेरी हमेशा सुनते हैं, वो बेबी को बदल देंगे। अग्नि ने धानी से इस टॉपिक पर और बहस न करने के बारे में सोचकर टॉपिक चेंज किया। बोला, क्या हम थोड़ा पढ़ाई करें? भैया, पढ़ाई में क्या रखा है पढ़ने से? कौन सा हम चांद पर चले? ये सुनकर अग्नि ने कहा, क्या तुम्हें चांद पर जाना है? मैं तुम्हें चांद पर ले चलूंगा। सच? भैया, चांद बहुत खूबसूरत होता है ना? धानी एक्साइटेड होकर बोली। अग्नि बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लोग पागल है, चांद बिल्कुल खूबसूरत नहीं है। तभी वहां पर एक लड़की आई। वो वही लड़की थी जिसके अग्नि ने बाल खींचे थे और वो रोने लगी थी। अग्नि ने उस लड़की को देखा तो अचानक कोई लड़की मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम्हें मेरे बाल खींचना अच्छा लगता है? उस दिन तुमने मेरे बाल खींचे थे अग्नि। अग्नि ने बोलने की कोशिश की, आई एम सो। तभी लड़की ने अपना चेहरा बिल्कुल अग्नि के करीब करते हुए कहा, तुम्हें पसंद है तो तुम मेरी बाल और खींच सकते हो। उस लड़की की बात सुनकर अग्नि हैरान था। उसने नहीं सोचा था कि इतनी छोटी सी लड़की उसके लिए पागल हो जाएगी। वो लड़की मुस्कुराते हुए अग्नि से दोबारा बोली, अग्नि, मैं आपके लिए अपनी माँ से बोलकर स्पेशल लंच भी लेकर आई हूँ। ये कहकर उसने अपनी बैग से लंच बॉक्स निकाला और अग्नि की डेस्क पर रख दिया। अग्नि ने उस लंच बॉक्स को वापस उस लड़की को देते हुए कहा, तुम अपना लंच ले जाओ, मैं दूसरों का लंच नहीं करता। ये सुनकर अचानक धानी ने अग्नि के हाथ से लंच बॉक्स छीना और बोली, भाई,
आप कैसे एक छोटी लड़की के दिल को तोड़ सकते हैं? देखो, वो कितनी उदास है, आपको उसका लंच खा लेना चाहिए। लड़की आओ, हमारे साथ बैठो। ये कहकर ढानी ने अग्नि को पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया तो उस बेंच पर एक और इंसान की जगह बन गई। उस लड़की ने बेंच पर बैठते हुए कहा, मेरा नाम विधि है, विधि अवस्थी। अग्नि ढानी से बोला, तुम्हें उसे होप नहीं देनी चाहिए, मैं इसे पसंद नहीं करता, और न ये। विधि उसे काटते हुए बोली, दोस्ती कौन करना चाहता है अग्नि? मैं तो आपकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। ये सुनकर ढानी, जो विधि का लंच खा रही थी, वो अचानक हंसने और साथ में खांसने लगी। उसे विधि की बात सुनकर काफी शौक लगा था। अग्नि ने जल्दी से उसे पीने के लिए पानी दिया और उसकी पीठ को सहलाने लगा। ढानी ने लंच बॉक्स अग्नि की ओर करते हुए कहा, भाई, अब आप उसे उसका लंच बॉक्स वापस कर सकते हैं। ये सुनकर अग्नि ने लंच बॉक्स बंद किया और विधि को देखकर वो बोला, चली जाओ यहाँ से। मैं अपनी जिंदगी में अपनी बहन से ज्यादा किसी को प्रायोरिटी में कभी नहीं रखूंगा। विधि का दिल फिर से टूट गया और वो बेंच से उठते हुए बोली, अग्नि, मैं इंतजार करूंगी। मुझे यकीन है एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि विधि तुम्हें कितना चाहती है। ये कहकर विधि उनके क्लासरूम से भाग गई। वही कल्याणी अपनी क्लास में थी। पहले टीचर्स कल्याणी से काफी ज्यादा इम्प्रेस थी क्योंकि उसने अपना पेंडिंग होमवर्क 1-2 सब्जेक्ट का बहुत ही कम दिनों में खत्म कर लिया था, लेकिन बाकी सब्जेक्ट का तो उसने होमवर्क करना शुरू भी नहीं किया था। टीचर ने उसे डांटे हुए कहा, कल्याणी, अब तुम्हें क्या हो गया है? तुम होमवर्क नहीं करती, क्यों नहीं कर रही हो? टेल मी द रीजन। इस पर कल्याणी बोली, मैडम जी, वो मेरे पास किसी की नोटबुक ही नहीं है। ये सुनकर टीचर बोली, मगर मैंने तो तुम्हें नोटबुक दिलाई थी ना। आराध्या, नीतू, क्या तुमने इसे अपने नोटबुक नहीं दी थी? ये सुनकर आराध्या और नीतू खड़ी हुई और बोली, यस मिस, मैंने और आराध्या दोनों ने इसे अपनी नोटबुक दी थी, लेकिन अभी तक उसने हमारी नोटबुक वापस तक नहीं की है। इस पर कल्याणी शॉक रह गई और उसने कहा, आप दोनों क्या कह रहे हो? उस दिन पूरी क्लास में देखा था कि आप दोनों ने मुझने नोटबुक छीनी थी और ये सब पूरी क्लास ने देखा था, है ना? कहकर उसने क्लासमेट्स को देखा। इस पर नीति ने कहा, मिस, आप पूरी क्लास से पूछ सकते हैं कि क्या उन्होंने कल्याणी को हमें नोटबुक वापस देते हुए देखा है? ये सुनकर सभी क्लासमेट्स ने ना में सर हिला दिया क्योंकि आराध्या और नीतू क्लास की टॉप स्टूडेंट थी। आराध्या टॉप करती थी, उन्हें आराध्या से हेल्प मिलती थी, इसलिए क्लासमेट्स किसी नई स्टूडेंट के लिए उसके खिलाफ नहीं जा सकते थे। साथ में जब से उन्हें पता चल गया था कि कल्याणी पहले सिग्नल पर भीख मांगा करती थी, तब से तो कोई उसके पास तो क्या उसको 2 बेंच छोड़कर भी नहीं बैठता था। आखिर में कल्याणी ने अपना सिर नीचे झुकाया और बोली, हमें माफ कर दीजिए मैडम, हम शायद होमवर्क नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर टीचर बोली, कल्याणी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, अपना हाथ आगे करो। इस पर कल्याणी ने अपना हाथ आगे कर दिया तो टीचर ने कल्याणी के हाथ पर डंडे मार और उससे गुस्से के साथ कहा, कल्याणी, अब तुम्हें खुद सारा होमवर्क करना होगा, तुम्हें किसी की भी हेल्प नहीं ले सकती। और हाँ, तुम्हें अपना होमवर्क करने के साथ-साथ नीतू और आराध्या की नोटबुक्स भी बनानी होगी। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और